हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का पाठ स्वतंत्रता की ओर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। यहाँ पर बात हो रही है धनी की। धनी एक 9 साल का बच्चा है जो कि आश्रम में रहता है। गांधी जी के आश्रम में वो रहता है और वो देख रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई योजना बन रही है, कोई ना कोई प्लान वहाँ पे बनाया जा रहा है, लेकिन कोई भी उस बच्चे को कुछ बताता नहीं था। तो इसलिए बच्चों को लग रहा था कि सब उसे बुद्धू समझते हैं, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं बता रहा है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। जो धनी था वो अपने माता पिता के साथ कहाँ पे रहता था? वो रहता था गुजरात में, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। ये साबरमती आश्रम गांधी जी का आश्रम था, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे, चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते थे। तो जो गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहाँ पर जो भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे वो आकर वहाँ पर रहते थे और अलग अलग तरह के काम करते थे। कोई वहाँ पे सूत काटता था। सूत काटना जैसे चरखा होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये चरखा होता है। चरखे के ऊपर जब इसको घुमाते हैं तो जो कॉटन होती है उससे एक रस्सी की तरह लिपट जाता है, उसको सूत कहते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर सूत काटते थे, कुछ भजन गाते थे और गांधी जी के जो विचार थे, जो उनकी बातें थी, उनको वहाँ पर सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो बच्चों, साबरमती आश्रम में जो भी कोई रहता था उसको कुछ ना कुछ काम करना ही होता था और वहाँ पे सबके काम बटे हुए थे, सबको अपना अपना काम वहाँ पर दिया गया था। कोई खाना पकाता था, कोई बर्तन धोता था, कोई कपड़े धोता था, कोई कुएं से पानी लाता था और इसी तरह से सबके काम वहाँ पर बटे हुए थे। धनी का काम था कि एक बिन्नी नाम की बकरी थी, उसकी देखभाल करना। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो धनी बिन्नी से बातें करते हुए बोलता है कि बिन्नी, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो कि हमको कोई बता नहीं रहा है। और सब वहाँ पर गांधी जी के कमरे में बैठते हैं और कोई ना कोई योजना जो है वो बना रहे हैं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। तो दोनों की दोस्ती अच्छी थी, तो जब धनी ने उसको कुछ बात बताई तो बिन्नी ने भी अपना सर ऐसे हिलाया जैसे तो वो धनी की बात समझ गई हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था। चूल्हा फूंकना मतलब चूल्हे में आग जला रही थी और वो खाना पका रही थी, और जिस कमरे में खाना पका रही थी उस कमरे में पूरे में धुआं भी भरा हुआ था। तो धनी कहता है, अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो अम्मा जो थी वो खांसते हुए बोलती है, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा बोलते हैं जर्नी को, कहीं पर दूर कहीं जाने को बोलते हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। धनी अपनी माँ से पूछता है कि यात्रा पर वो कहाँ जा रहे हैं। तो माँ उसको बताती है, समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं। आप सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा गुस्से से उसको बोलती है कि पहले मुझे खाना पकाने दो, क्योंकि अम्मा परेशान थी, कमरे में धुआं भरा हुआ था और वो काम में लगी हुई थी, इसलिए वो धनी से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा,
कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जब माँ ने उसको बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो धनी जाता है बूढ़े बिंदा चाचा के पास और पूछता है कि आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या। तो बिंदा चाचा सिर हिलाकर मना करते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ। इससे पहले कि बिंदा चाचा कुछ और बोल पाते, धनी बहुत सारे सवाल उनसे पूछता है, जैसे कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, या फिर क्या हो रहा है। तो इस तरह के सवाल धनी उनसे पूछने लग जाता है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। अब बिंदा कहता है कि तुम्हारे सवालों के जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले तुम इस बकरी को बांध दो, क्योंकि तुम्हारी बकरी जो है मेरे पालक को चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। तो बिंदा चाचा ने उसको क्या क्या बात बताई। उन्होंने बताया कि ये सब यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे डांडी नाम की जगह पर, जो कि है गुजरात में और समुंदर किनारे पर है वो जगह। और ये लोग महीनों की यात्रा करेंगे और इस दौरान वे गांव से और शहरों से होते हुए गुजरेंगे, क्योंकि अगर शहरों से होते हुए, गांव से होते हुए गुजरेंगे तो उनके साथ में और लोग भी जुड़ेंगे। दूसरे लोगों को भी उनके बारे में पता चलेगा, उनकी यात्रा के बारे में पता चलेगा, और वे सब उनसे जुड़ते रहेंगे। क्योंकि पहले कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और इस तरह का कोई साधन नहीं होता था कि अपनी बात को जल्दी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसलिए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए लोग ज़्यादातर पैदल यात्रा करते थे। हर गांव से होते हुए, शहरों से होते हुए भी गुजरते थे, ताकि उनके विचार और उनका जो काम है वो लोगों की समझ में आए और लोग उनसे जुड़ते चले जाएं। तो धनी पूछता है, नमक? धनी चौंक कर बैठ गया। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। जब धनी ने सुना कि वे समुद्र किनारे पहुंचकर नमक बनाएंगे, तो वो इस बात से चौंक गया और पूछता है कि नमक तो हम किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, फिर उसको बनाने की ज़रूरत क्या है? तो बिंदा चाचा बताते हैं, हाँ मुझे मालूम है। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? गांधी जी जो है किसी भी बात का जो विरोध करना होता है तो कोई ना कोई यात्रा वगैरह निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उससे लोग उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी बातों का असर ज़्यादा होता है। तो धनी कहता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। ब्रिटिश सरकार जो पहले, जब भारत गुलाम था तो यहाँ पर जो सरकार राज करती थी वो थी ब्रिटिश सरकार। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से कोई प्रदर्शन करना, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। तो धनी कहता है बिंदा से कि हाँ मुझे पता है कि गांधी जी सत्याग्रह करते हैं और वे इस तरीके से उनसे लड़ते हैं ब्रिटिश सरकार से, और वे इसलिए लड़ते हैं ताकि हम भारत को स्वतंत्र करा सके, क्योंकि हमारा देश अभी स्वतंत्र नहीं है। फिर आगे बोलता है, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। क्योंकि धनी को अभी समझ में नहीं आया है पूरी बात कि महात्मा गांधी नमक को लेकर इस तरह का जो यात्रा है वो क्यों कर रहे हैं। नमक तो ऐसी चीज़ है जो हर जगह उपलब्ध है, फिर गांधी जी को क्या ज़रूरत है उसके लिए कोई भी यात्रा करने की, या फिर इतना बड़ा कोई भी जो उनका जुलूस वगैरह है वो करने की। तो आगे बिंदा कहता है, बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब कर क्या होता है? कर होता है टैक्स। जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं, कर देते हैं, तो उस चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए बिंदा उसको बताता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जिससे कि जो नमक है उसकी कीमत बढ़ जाती है। और नमक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई खाता ही है, हर कोई कर इसकी वजह से दे रहा है, सबको महंगा नमक खरीदना पड़ रहा है। तो धनी कहता है, अच्छा। धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। तो बिंदा चाचा उसको समझाते हैं कि नमक सब खरीदते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। अब जिसके पास कर देने के पैसे नहीं हैं, नमक वो भी खरीदता है, और इस तरह से उसके ऊपर भी कर का जो बोझ है वो लग जाता है।
लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब इस बात को सुन के कि हर किसी को ये कर देना पड़ रहा है, धनी को भी इस बात से गुस्सा आता है। तो आगे बिंदा चाचा बताते हैं, हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। मनाही मतलब उनको परमिशन नहीं है कि वो नमक बना सके, जबकि भारत के पास समुद्र है तो भारत जो है नमक अपना बना सकता है, लेकिन अंग्रेजों ने जो नियम बना रखा है उसके अनुसार भारत नमक नहीं बना सकता है। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा था, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे डांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि नमक के ऊपर से कर हटा दिया जाए, जिससे कि गरीब लोगों के ऊपर जो कर का बोझ है वो ना पड़े। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए जो महात्मा गांधी है वो डांडी तक जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। आपको पता होगा बच्चों कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक होता है। 1 महीने तक पैदल चलेंगे, धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब धनी एक बच्चा है, उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि 1 महीने तक अगर वो लगातार पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे, इसके लिए वे कोई बस या कोई ट्रेन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो बिंदा उन्हें धनी को समझाता है, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर डांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबार में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। अब पैदल जाने का कारण वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे, तो इस बात का असर भी ज़्यादा ही होगा और पूरी दुनिया भी ये समझ जाएगी कि भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमक उठी। अक्लमंद कहते हैं होशियार को। अब धनी की आंखें में चमक आ गई। वो कहता है कि गांधी जी तो बहुत ज़्यादा होशियार हैं। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो धनी अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी क्या आप और अम्मा डांडी यात्रा पर जा रहे हैं। धनी ने सीधे काम की बात पूछ ली। धनी ने अपने पिता को ढूंढा और उनसे पूछा कि क्या आप और अम्मा भी डांडी यात्रा पर जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तो धनी के पिता कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम और अम्मा दोनों यहाँ पर ही रहोगे। उसके बाद धनी कहता है, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो पिता कहते हैं, बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो उसके पिता उसको समझाते हैं कि तुम नहीं जा पाओगे, क्योंकि सिर्फ जो जवान लोग हैं उनको ही लेकर जा रहे हैं, बच्चों को नहीं ले जाएंगे। धनी ने हट पकड़ ली मतलब जिद पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो धनी कहता है अपने पिता से कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, 9 साल का हूँ और आपसे तेज मैं दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। जो धनी के पिता थे वे धनी को समझा रहे हैं कि सिर्फ वे ही लोग डांडी यात्रा पर जा रहे हैं जिन्हें गांधी जी ने चुना है। कोई भी अपनी मर्जी से डांडी यात्रा में नहीं जा रहा है। जिनको गांधी जी ने चुना है, सिलेक्ट किया है, सिर्फ वही लोग वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़ा होकर बोला और वहाँ से चला गया। तो धनी अपने पिता से कहता है कि ठीक है, फिर मैं गांधी जी से ही बात करूँगा, फिर वो मुझको मना नहीं करेंगे। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। व्यस्त मतलब बिजी। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। गांधी जी व्यस्त बहुत रहते थे, लेकिन धनी भी वहाँ पर ही रहता था। तो धनी को पता था कि किस समय उनसे बात की जा सकती है और किस समय उनके पास इतना टाइम होगा कि वे उसकी बात सुन सके। तो वो समय कौन सा था? वो था सुबह का समय, जब गांधी जी आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे।
फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बातें करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो धनी सुबह जल्दी उठ गया और गांधी जी जहाँ जहाँ जा रहे थे उनके पीछे पीछे वह भी जा रहा था। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। तो जब धनी उनके पीछे पीछे घूम रहा था तो गांधी जी को एहसास हो गया कि धनी उनसे कुछ बात करना चाहता है, इसलिए उनके पीछे घूम रहा है। तो गांधी जी एक जगह बैठते हैं और उसको बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी बापू। तो गांधी जी उनसे नाम पूछते हैं, धनी से नाम पूछते हैं। तो धनी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम धनी है। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। गर्व से मतलब जिसे कहते हैं प्राउड फील करना, अपने ऊपर किसी चीज़ से अच्छा फील करना। तो इस तरह के जो भाव होता है उसको बोलते हैं गर्व। तो जो धनी था वो गर्व से मुस्कुराया कि हाँ, ये वही बिन्नी है, वही बकरी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो गांधी जी को एहसास हो गया था कि धनी उनके पीछे घूम रहा है। तो पूछते हैं कि तुम मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। आखिरकार धनी ने भी हिम्मत करके बोल दिया कि क्या मैं आपके साथ डांडी तक जा सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो गांधी जी धनी को समझाते हैं कि तुम छोटे हो, तुम इतना नहीं चल पाओगे। जैसे तुम्हारे पिता नौजवान हैं तो ऐसे नौजवान को ही हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? तो धनी बोलता है गांधी जी से कि आप तो जवान नहीं हैं, अगर आप इतना चलेंगे तो आप भी तो थक जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी धनी से कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं नहीं थकूंगा। तो धनी कहता है मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो इस बात पे धनी जो था वो अड़ गया। अड़ गया मतलब वही जीत पकड़ना, अपनी बात से ना हटना। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी उस बच्चे को अगर डायरेक्ट मना कर भी रहे हैं तो मान नहीं रहा है, और अगर जोर से या डांट कर मना करेंगे तो बच्चे को बुरा लगेगा। तो गांधी जी उसे अपनी बातों में थोड़ा सा उलझा रहे हैं और बच्चे को बच्चे की तरह ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो फिर बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, और जब मैं इतनी यात्रा करूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, आने के बाद दूध भी चाहिएगा, उसके बाद अगर तुम बिन्नी की देखभाल नहीं करोगे तो फिर मैं दूध कैसे पीऊँगा। तो गांधी जी धनी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसे क्या पसंद है। अब धनी को समझ में आ गया कि जो बिन्नी है वो मेरे बिना तो रह नहीं सकती, और किसी और के हाथ से वो खाना भी नहीं खाती है। सिर्फ धनी को ही पता है कि बिन्नी को क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो गांधी जी कहते हैं बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने उससे प्यार से ये बात पूछी कि ठीक है, तुम आश्रम में रह के क्या मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे, जिससे कि जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे बिन्नी का दूध पिला सको, जिससे कि मेरी ताकत वापस आ सके। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो धनी भी खुश हो गया। जब गांधी जी ने उसे कुछ काम दे दी, कोई जिम्मेदारी उसको दे दिया, तो फिर धनी को भी अच्छा लगा कि ठीक है, गांधी जी ने मुझको एक काम दिया है कि बिन्नी की देखभाल मुझे उनके लिए करनी है, ताकि जब वो वापस आए तो बिन्नी का दूध पी सके और फिर से उनको ताकत मिल सके। और ये जो कहानी है उसको लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।